आज की क्लास शुरू करें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कल हम लोगों ने निकाल लिया था 12114। उसके बाद मैंने फॉर्मेट बनाया आगे टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एड ओसीआई, रिवैल्यूएशन सरप्लस। पॉइंट नंबर 6 हमारा रह गया था। द टैक्स चार्ज फॉर द करंट ईयर आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स इज एस्टिमेटेड एट 1440। इसकी एंट्री होगी और ले आए, इसकी एंट्री होगी सीटी डेबिट, ये वाली रख जाए ना, ये वाली रख जाए, सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट। जी कितने से 1440। अभी कॉपी साइड पे रख दें 1440। नेक्स्ट टीटीडी, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। टीटीडी originated in the year over last year। जी भाई, क्या ये DTE की फिगर दे, कॉपीज ना बांटे अभी, क्या ये DTE की फिगर देगा या कैरेट डाउन देगा? DTE की फिगर देगा। कैसे पता चला? ओरिजिनेटेड इन द ईयर ओवर। और मेरा अगला सवाल, क्या ये इंक्रीज हो रहा है टीटीडी इस साल पिछले साल की बनिस्बत या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओरिजिनेटेड का मतलब क्या है? इंक्रीज हो रहा है। जी भाई, टीटीडी इस साल का पिछले साल की बनिस्बत इंक्रीज हो रहा है। जी भाई, टीटीडी के सन का नाम डीटीएल, तो इसका मतलब है लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी का बढ़ना किस साइड के ऊपर? क्रेडिट साइड के ऊपर। 3120 ये कैरी डाउन नहीं देगा, ये डायरेक्ट डीटी देगा इनटू 35%। 1092 ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन। मेरे भाई, ये सवाल प्रॉफिट एंड लॉस मांग रहे सिर्फ, इसलिए इस सवाल में एक चीज आपने घर जाके नोट करनी है, ना कोई एसेट दिया हुआ है, ना कोई लायबिलिटी दी हुई है, ना शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ना रिटेन दिया, ना कैश, ना बैंक, ना डेटर, ना क्रेडिटर, कुछ भी नहीं दिया हुआ। इस पूरे में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम। जी भाई, अगली एडजस्टमेंट पढ़ें। $274 million ऑर्डिनरी शेयर्स वर आउटस्टैंडिंग एट 31 दिसंबर 15। 31 दिसंबर 15 को इतने मिलियन शेयर्स हैं। भाई, शेयर्स अगर हैं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल आ जाएगा, अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 हुई तो। इसलिए इस डेटे को हम जरूर यूज करेंगे अगर बैलेंस शीट मांगी होती। अब शेयर्स की बुनियाद पे अगर बैलेंस शीट मांगी है तो फिर तो ठीक है, वरना अब इस पॉइंट की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये बैलेंस शीट में जाएंगे शेयर्स, लेकिन ये क्वांटिटी है, इसको ₹10 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर फेस वैल्यू 10 रुपए हुई
देयर इज नो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। देखें इधर, देयर इज नो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर इनकम नहीं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कोई नहीं है। और ये हमारा सवाल पूरा हुआ। बांटे जी सफे, मिठाई बांटे। हाँ जी बताता हूँ। कल वाला पेज मुझे ला दो एक, कल वाला पेज ना ला के रख दिया करो इधर। ओके जी भाई, ट्रायल के अंदर कल कुछ आइटम्स आ रहे थे, जिनके बारे में मैंने आपको कहा था डिस्कशन करेंगे। उसमें अगले सफ़े पे जो दूसरा सफ़ा था, इस पे आ रहा था डोनेशन। डोनेशन को इसलिए अदर एक्सपेंसेस में शो करते हैं ताकि हमारे एडमिन सेलिंग डिस्टॉर्ट ना हो। सफ़ा आ जाएगा, वेट करें, ताकि हमारे एडमिन सेलिंग डिस्टॉर्ट ना हो। और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड और वर्कर वेलफेयर फंड। भाई वर्कर को प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन देना ये कभी कभी होता है, और वर्कर की वेलफेयर कर देना ये भी कभी कभी होता है। तो इन इवेंट्स को भी एडमिन से अलग रखा गया है ताकि आसानी के लिए यूजर को ये अदर एक्सपेंसेस में नजर आ जाएं। जब ये अदर एक्सपेंसेस में नजर आएंगे तो फिर इसका फायदा अगेन वही होगा कि अगर 2 सालों का कंपैरिजन करना होगा तो किसी साल अगर प्रॉफिट नहीं भी बांटे होंगे, वेलफेयर के लिए पैसे नहीं भी दिए होंगे, तो भी कोई हर्ज नहीं होगा। 2 सालों के प्रॉफिट्स कंपेयर हो जाएंगे, 2 सालों के एडमिन सेलिंग कंपेयर हो जाएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की तो कल बात कर ली थी कि लॉस हमेशा ही आपने अदर एक्सपेंसेस में शो करना है, WWF, WPPF डोनेशन की तरह। बिकॉज अगेन लॉस अगर आप एडमिन सेलिंग में शो करेंगे तो उससे उस साल का प्रॉफिट डिस्टॉर्ट होने का मसला है कि कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओवर। 0.345 नीचे आ रहा था, इसको मैंने इसलिए कहा था कि ये प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट्स हैं, बिकॉज सैलरी में प्रोविडेंट फंड का पड़े होना ये गलती नहीं है। 0.4 ऑडिटर को जो पैसे दे रहे हैं उनका ब्रेकअप बता देना ये गलती नहीं है। 0.5 डोनेशन में किसी एक खास इदारे को डोनेशन दे देना ये कोई गलती नहीं है जिसकी जर्नल एंट्री करें। तो प्रेजेंटेशन की एडजस्टमेंट्स कैसे पता चला करेंगी? प्रेजेंटेशन की एडजस्टमेंट्स ऐसे पता चला करेंगी कि वो एडजस्टमेंट पढ़ के आप फौरन इस नतीजे पे पहुंच जाया करेंगे कुछ गलती नहीं हुई। अगर गलती नहीं हुई तो इसका मतलब है वो सही बात है। जी आज वाले नोट्स दें, किसी को ना मिले हो हाथ खड़ा कर दें। आज वाले नोट्स देना। ओके चलें जी, आज वाले नोट्स में हेडिंग दी हुई है ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। जिसको आप ट्रेड डिस्काउंट कहते थे इंट्रो की क्लास में, उसको सेल्स डिस्काउंट भी कहा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, a shopkeeper sold 10 items having a market price of रुपीस कर दें इसको, having a market price of ₹2000 each। एक शॉपकीपर ने 2000 रुपए ईच के आइटम्स बेचे टू अ कस्टमर, एक कस्टमर को, एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ ₹1800 ड्यू टू बल्क क्वांटिटी परचेज, क्योंकि उसने बल्क क्वांटिटी परचेज की है। आप हजरात ने
नीचे जनरल एंट्री नहीं देखनी, ऐसे माइंड नहीं चलता। एक शॉपकीपर ने 10 आइटम्स बेचे जिनकी मार्केट में कीमत 2000 थी लेकिन 1800 रुपए के बेचे जी। 1800 और 2000 में डिफरेंस 200, 200 डिवाइडेड बाय 2000, जबानी तारे 200 डिवाइड बाय 2000, 10%। तो कितने परसेंट डिस्काउंट दिया? 10% डिस्काउंट दिया। 10% डिस्काउंट देके उसने बेचा। अच्छा भाई, 10 आइटम की अनडिस्काउंटेड प्राइस क्या है? 200। तो टोटल कितना बना? 2000। तो टोटल कितना बना? 20। सोल्यूशन पे रजिस्टर रख दिया करें मैंने कितने 10 आइटम्स की 2000 के एतबार से मार्केट प्राइस क्या है? 20,000। अच्छा, लेकिन हमने किस पे बेचे हैं? डिस्काउंट पे। तो 10 आइटम्स को अगर 1800 के एतबार से लेके चलें तो फिर कितने के बिके? अच्छा जी, अब डिस्काउंट कितना आया? 2000। इस प्राइस का नाम अनडिस्काउंटेड, इस फिगर का नाम डिस्काउंट, इसका नाम डिस्काउंटेड प्राइस। अब हमारी अकाउंटिंग बुक्स में जर्नल एंट्री होती है इसकी डायरेक्ट इसकी जर्नल एंट्री होती है। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। इसका मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस शो नेट सेल, या ट्रायल भी कह सकते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस भी कह सकते हैं। ट्रायल में हमें कौन सी सेल नजर आती है? नेट सेल नजर आती है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमें कौन सी सेल नजर आती है? नेट सेल नजर आती है। नेट ऑफ व्हाट? नेट ऑफ डिस्काउंट। तो अकाउंटेंट्स की ये नॉर्म है पूरी दुनिया में कि वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमने सेल को रिकॉर्ड अनडिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं करना, डिस्काउंटेड प्राइस पे करना है। ये तो है ओरिजिनल एंट्री, ये तो है ओरिजिनल एंट्री। अगर ये एंट्री होगी तो डेटर अकाउंट में भी नजर आएगा 18,000 और ट्रायल के फेस पे सिर्फ सेल नजर आ रही होगी। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रायल के फेस पे सिर्फ सेल नजर आ रही होगी, ट्रायल के फेस पे सिर्फ सेल नजर आ रही होगी। अकाउंटेंट कभी कभी रॉन्ग एंट्री कर देता है। रॉन्ग एंट्री क्या करता है? डेटर डेबिट 18,000, ठीक है जी, डेटर से तो 18,000 ही लेने हैं। सेल क्रेडिट 20,000, सेल रिकॉर्ड कर देते हैं 20,000 पे। और ट्रेड डिस्काउंट या सेल डिस्काउंट एक्सपेंस, ट्रेड डिस्काउंट या सेल डिस्काउंट एक्सपेंस, ये कर देता है अकाउंटेंट। अब जब अकाउंटेंट ये एंट्री कर देता है, डेटर डेबिट 18,000, सेल क्रेडिट पूरे ग्रॉस से और सेल डिस्काउंट 2000 से। अब आपने पेपर में क्या करना है? अब आपको जो ट्रायल नजर आएगा, इस एंट्री से जो ट्रायल एक्सट्रैक्ट होगा उस ट्रायल में आपको नजर आ रहा होगा सेल डिस्काउंट 2000 का डेबिट साइड पे, और सेल नजर आ रही होगी 20,000 किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। डेटर को छोड़ें, डेटर तो दोनों हालत में 18,000 से डेबिट हुआ है। अब आज के बाद आप जब भी कभी ट्रायल स्कैन कर रहे होंगे तो ट्रायल स्कैन करते हुए आपकी एकदम नजर पड़ेगी ट्रेड डिस्काउंट पे। आप कहेंगे ओहो, इसका मतलब है सेल इन्फ्लेटेड है। सेल क्या है? इन्फ्लेटेड है।
इसमें इजाजत ही नहीं इस तरह शो करने की कि सेल को हम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में 20,000 पे शो करें, अलग से एक्सपेंसेस में 2,000 दिखाएं। तो हमने सेल में से फिर 2,000 को माइनस किया था, कल आपको याद आ रहा होगा, डिस्काउंट नजर आ रहा था, 20 में से 2,000 माइनस किया था, फिर जो सेल आई थी वो प्रॉफिट लॉस के फेस पे लेके गए थे। हाँ, नोट में सेल डिस्काउंट माइनस करते हैं, नोट में सेल डिस्काउंट माइनस करके दिखाते हैं, लेकिन फेस पे प्रॉफिट एंड लॉस के सेल डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत। तो कल हमने क्या किया था, सेल में से सेल डिस्काउंट माइनस कर दिया था और फिर इसको पोस्ट कर दिया था। अब देखें इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। सेल 20,000 है 18,000 है? नहीं, सेल 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 कितनी है? 18। हमने रिकॉर्ड किस पे कर दी? 20 पे। तो 20 में से माइनस कर देंगे 2, तो किस पे आ जाएगा? अच्छा, अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पूछें तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पेपर में रेक्टिफाइंग एंट्री करें, आप बस सेल में से सेल डिस्काउंट माइनस कर दीजिएगा। इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी, सेल क्रेडिट हो चुकी है, सेल डेबिट, सेल डेबिट, सेल को कितने से कम कर दो? सेल डेबिट, और डिस्काउंट वाला जो अकाउंट आ रहा है सेल डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट क्रेडिट। तो इसका फायदा क्या होगा, ये अकाउंट किताबों से निकल जाएगा और ये अकाउंट थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, अब आप कल वाला सवाल खोलें। कल वाला सवाल खोल के सेल डिस्काउंट आप देखें किस साइड पे नजर आ रहा है। कल वाला सवाल खोलें, कल वाला किस साइड पे नजर आ रहा है? डेबिट साइड पे सेल डिस्काउंट। पहले जो मैं काम करवा रहा हूं वो कर लें जी। डेबिट साइड पे नजर आ रहा है कितना? अच्छा जी, सेल कितनी नजर आ रही है? 2 सेल्स अलग अलग नजर आ रही है ना, तो अब ये सेल डिस्काउंट कहीं से माइनस नहीं हो सकता। तो बस अब सिंपल सेल डिस्काउंट क्या के लिख लें, इसको सेल में से माइनस कर दें, शायद कल भी लिख लिया था, इसको सेल में से माइनस कर दें क्योंकि सेल इन्फ्लेटेड है, क्योंकि सेल इन्फ्लेटेड है। इसी ट्रायल पे रहें, इसी ट्रायल पे रहें और मुझे बताएं सेल कितनी आ रही है? 56,528। मैन्युफैक्चर गुड्स की मैं बस ले लेता हूं फिलहाल समझने के लिए। 56,528, 56,528 इज योर सेल। एक दफा ऐसा भी हुआ था कि ट्रायल के फेस पे एडमिन और सेलिंग आ रहे थे, तो अदर इंफॉर्मेशन में जाके लिखा हुआ था एडमिन एंड सेलिंग इंक्लूड सेल डिस्काउंट। मिसाल के तौर पे ऐसे ही आप उंगली रखें, सैलरीज कितनी है? 2367, उंगली रखते हैं सैलरीज पे 2367। क्या ऐसा हो सकता है कि सेल डिस्काउंट जो है ऐसे ही गलती से अकाउंटेंट से 2594 का जो ऊपर आ रहा है वो सैलरीज में पड़ा हो? जी हो सकता है, हो सकता है उसने सैलरीज में डाल दिया हो गलती से। एक्सपेंस ही डेबिट करना है ना, कोई भी एक्सपेंस डेबिट कर दे। तो ये ट्रायल ज्यादा अच्छा ट्रायल है। ये ट्रायल क्यों ज्यादा अच्छा ट्रायल है? ये ट्रायल इसलिए ज्यादा अच्छा ट्रायल है कि इस ट्रायल के अंदर सेल डिस्काउंट ट्रायल के फेस पे अलग लाइन आइटम के तौर पे नजर आ रहा है। तो जब सेल डिस्काउंट ट्रायल के फेस पे अलग लाइन आइटम के तौर पे नजर आ रहा होगा, इसका मतलब है सेल किस पे पड़ी है? इन बोले 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 अगर डिस्काउंट नजर आ रहा है तो सेल किस पे पड़ी है? इन्फ्लेटेड प्राइस पे। तो सेल डिस्काउंट को सेल में से बोले बोले क्या करना है? अगर ट्रायल के फेस पे सेल डिस्काउंट नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ब्लंडर हुआ है। अगर ट्रायल के फेस पे सेल डिस्काउंट नजर आ रहा है कहीं ब्लंडर हुआ है। कहां ब्लंडर हुआ है? बोले बोले देख के बताइए एंट्री, कहां ब्लंडर हुआ है? सेल भी बढ़ गई है। अब क्या करेंगे? सेल को कम कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक तो ये है ट्रायल के फेस पर सेल डिस्काउंट नजर आ रहा है। थोड़ी अगर आप एफर्ट करें तो किताब खोलें, किताब में एक और सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, पेज 472, जी ट्रेडिंग लिमिटेड आ रहा है। जी ट्रेडिंग लिमिटेड, इसमें जी ट्रेडिंग लिमिटेड में जरा ट्रायल नजर मारें।
पहुंच गए पेज 472 पे। सेल, अदर इनकम, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेलिंग एंड एडमिन, फाइनेंस। बस क्या ट्रायल के फेस पे ट्रेड डिस्काउंट नजर आ रहा है? वेल डन। नहीं नजर आ रहा, अदर इंफॉर्मेशन में आए। पॉइंट नंबर थ्री, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड ट्रेड डिस्काउंट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड ट्रेड। आई होप मैं अब आपको बात समझा पाया हूं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड ट्रेड डिस्काउंट। अब आप ऐसा करें, अब आप ट्रायल के फेस पे आ जाएं। ट्रायल के फेस पे आके ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के आगे ब्रैकेट में लिख लेंगे बात, ये ब्रैकेट में लिख लेंगे, ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अदर इंफॉर्मेशन में दी हुई है ना, ट्रायल के मुंह पे ही लिख लेंगे बात। ट्रायल के मुंह पे आके लिखें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड ट्रेड डिस्काउंट 4 मिलियन, बल्कि 4000 कर देना, ट्रायल में तो रुपीज इन 1000 में डेटा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड, बोले ट्रेड डिस्काउंट 4000 जी। इस बात का मतलब बता दें, अब सेल में क्या मसला है, इस बात का मतलब बता दें। अगर डिस्काउंट अलग से रिकॉर्ड हुए तो फिर सेल भी बढ़ के रिकॉर्ड हुई होगी। आप क्या करेंगे, कहां से कितना माइनस करेंगे? अब एडजस्टमेंट कर लें, इधर ही कर लें एडजस्टमेंट। एंट्री क्या करेंगे, 15,000 में से कितना माइनस कर देंगे? एक्सेलेंट, 4,000। 15,000 में से कितना माइनस कर देंगे? 15,000 के आगे लिखें माइनस 4,000। 15,000 में से 4,000 माइनस आगे लिखें, आगे 15,000 माइनस 4,000। डबल एंट्री पूरी कराएं। सेल 80,000, 80,000 के आगे लिखें माइनस 4,000। जनरल एंट्री बताएं। सेलिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट, एक्सपेंसेस कम कर दो और सेल भी कम कर दो। डबल एंट्री भी लिख लें, सेल डेबिट, क्योंकि फुली हुई है सेल, सेल डेबिट और सेलिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट। अब आप हजरात मुझे इस ट्रायल जो क्वेश्चन 7 वाला है और कल की क्लास वाले ट्रायल में फर्क बता दें। कभी कभी रॉन्ग एंट्री ट्रायल के फेस पे पड़ी होगी, कभी कभी रॉन्ग एंट्री ट्रायल के फेस पे नहीं पड़ी होगी, बल्कि अदर इंफॉर्मेशन बता रही होगी कि रॉन्ग फिगर किस रेलेवेंट टी अकाउंट में पड़ी हुई है। तो मेरे ख्याल से हमारा जो सवाल कल वाला था, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है कि ट्रायल के फेस से ही एकदम गलती पता चल गई, ट्रायल के फेस से ही गलती पता चल गई। तो बड़े सवाल थे ये दोनों सवाल, और बड़ा एक इस सवाल से हमें ये फायदा नहीं हुआ कि हमें ये एडजस्टमेंट समझ आई, इस सवाल से हमें ये फायदा हुआ कि एक बहुत बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट का हमें समझ आया। कुछ चीजें ट्रायल के फेस पे नजर आती हैं, कुछ चीजें किसी और में छुपी हुई होती हैं। इसकी एक और मिसाल देके बात खत्म करता हूं। एक दिन ट्रायल के फेस पे आपने देखा था राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, क्या वो ट्रायल के फेस पे नजर आ रहा था अलग से? और कल के होमवर्क में, अब शेकी हो गए ये लोग, और कल जो हैंड रिटन सफा बांटा था राइट शेयर्स वाला, उसमें लिखा हुआ था अदर इनकम में पड़ा हुआ है, अदर इनकम में पड़ा हुआ है। इसका मतलब है हमें अदर इनकम से निकालना पड़ा था। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है राइट सब्सक्रिप्शन, चले नहीं भी होमवर्क किया कोई मसला नहीं, बात समझ आ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है राइट सब्सक्रिप्शन मनी हमें ट्रायल के क्रेडिट साइड पे नजर आ रही हो, फिर तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा भी हो सकता है राइट मनी रिसीव ट्रायल के क्रेडिट पे अलग लाइन आइटम की बजाय किसी और लाइन आइटम में छुपी हुई हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे अदर इनकम, जैसे कि मिसाल के तौर पे राइट मनी रिसीव किसी भी हेड में छुपी हो सकती है जो इनकम वाली साइड है। ओके, इट्स ओवर। तो रूल आपका ये पता चला कि अगर ट्रेड डिस्काउंट नजर आ रहा है ट्रायल के डेबिट साइड पे तो सेल में से माइनस करना है, क्योंकि सेल भी फूली हुई है, ताकि ट्रेड डिस्काउंट ट्रायल से खत्म हो जाए। ओके, अब आ जाएं आज वाले नोट्स पे, लेक्चर 6, लेक्चर 48 ओवरऑल। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ओरिजिनल एंट्री मैंने आपको करवा दी है। आगे हेडिंग दी हुई है व्हाट हैपेंस इन फाइनल अकाउंट क्वेश्चन। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में क्या होता है, बट समटाइम्स अकाउंटेंट इंस्टेड ऑफ पासिंग अबव एंट्री पासेस द फॉलोइंग रॉन्ग एंट्री। अब ट्रायल कितनी चीजें शो करेगा?
ये ट्रायल बनाया आपने, ये बना लें यहां पे इस एंट्री के साथ, ये एंट्री की हुई है नोट्स में, इस एंट्री के साथ ये ट्रायल बना लें। जी, एक्शन रिक्वायर्ड क्या है, क्या हरकतें करनी है पेपर में? एक्शन रिक्वायर्ड, डिडक्ट सेल, डिस्काउंट फ्रॉम सेल। ओके जी, अगली हेडिंग पढ़ें। ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स टैक्स इन द बुक्स ऑफ सेलर। चलें जी, छोड़ें इसको, आपने मुझे बताना है ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स टैक्स इन द बुक्स ऑफ सेलर। आपकी शॉप है टायर बेचने की, जनरल टायर, आपके पास होंडा कार्स वाले आए और उन्होंने कहा जी हमें टायर चाहिए। जनरल टायर ने जब टायर बेचे तो जनरल टायर जो है उसने कहा जी टायर 1 लाख का है लेकिन 1,17,000 का बेचेंगे आपको, क्योंकि इसमें सेल्स टैक्स है। अब आप जनरल टायर के अकाउंटेंट हैं, आप क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट 1,17,000, सेल क्रेडिट 1,17,000, कैश डेबिट 1,17,000, सेल्स क्रेडिट 1,17,000, और वो 1,17,000 पूरा अपनी दराज में डाल लें और बस घर ले जाएं ड्राइंग करके। उसके बाद अगली एंट्री ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट 1,17,000। चलो जी, इमरान खान नसो, तो पहली एंट्री ही आपने गलत की है। कैश डेबिट सेल क्रेडिट तो एंट्री नहीं होती जी। ये चलें, उधार पे ट्रांजैक्शन हुई, क्या एंट्री करेंगे? जनरल टायर्स वाले, मैं सेलर की बात कर रहा हूं, जनरल टायर्स वाले, डेटर तो डेबिट 1,17,000 से ही होगा ना, उसमें तो कोई मसला नहीं, होंडा ने तो 1,17,000 ही देने हैं। IFRS 15 में एक बात लिखी हुई है FR1 वाले में कि अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टीज इज नॉट योर सेल। वो पैसे जो आपने किसी और के लिए लिए हैं वो आपकी सेल नहीं है। जो पैसे किसी और के लिए आपने ले लिए हैं वो आपकी सेल नहीं है जी। जो पैसे आपने किसी और के लिए लिए हैं वो कितने हैं? 17,000। तो 17,000 मेरे भाई सेल में नहीं जाता, ये सेल्स टैक्स पेएबल है 17,000। ये करंट एसेट है, ये इनकम अकाउंट है और ये करंट लायबिलिटी है। तो ये लायबिलिटी अकाउंट हिट होता है, लायबिलिटी अकाउंट हिट होता है 17,000 से लायबिलिटी, क्योंकि आप एक सिर्फ कलेक्टिंग एजेंट हैं, आप गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो एजेंट को आपको पता है पूरे पैसे नहीं मिलते, एजेंट को सिर्फ उसका अपना हिस्सा मिलता है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट के एजेंट हैं, 1 लाख पे हमारा हक है, क्योंकि हमारे टायर तो 1 लाख के बिके ना, 17,000 पे गवर्नमेंट का हक है, इसलिए 17,000 की एंट्री डायरेक्ट ही पेएबल में होती है। ये ओरिजिनल एंट्री है, पढ़ें। टायर सेलर सोल्ड टायर्स ऑफ ₹1 लाख। ये वैल्यू क्या है? क्या मतलब? इसमें अभी सेल्स टैक्स नहीं पड़ा हुआ, इसमें सेल्स टैक्स नहीं पड़ा हुआ। जल्दी भाई इधर हो जाओ। टायर सेलर सोल्ड टायर्स फॉर 1 लाख, ऑफ 1 लाख, फॉर 1,17,000 टू होंडा, सेल्स टैक्स is 17%. एंट्री इन द बुक्स ऑफ सेलर, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, और सेल्स टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट। आगे आपने लिखा करंट लायबिलिटीज, तो ये लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है। सेल इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस नेट ऑफ सेल्स टैक्स। ये आपने नोट कर लिया, सेल नेट ऑफ सेल्स टैक्स रिकॉर्ड हुई है, यानी सेल 1,17,000 पे रिकॉर्ड नहीं हुई, सेल किस पे रिकॉर्ड हुई है?
डायरेक्ट 1 लाख पे। अच्छा, अब आपने नहीं देखना नीचे, नीचे मैं रजिस्टर रखा करें तो कि नजर ही ना आया करें नीचे। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है, इस ओरिजिनल एंट्री की जगह अकाउंटेंट एक रॉन्ग एंट्री कर देता है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। बाद में आके उससे ओनर कहते हैं, ओ भाई जालिम, तो क्या कर रहा है, ये सेल्स टैक्स 17,000 गवर्नमेंट को देना है। ओ कहते हैं सॉरी, सेल्स टैक्स एक्सपेंस डेबिट और सेल्स टैक्स पेएबल क्रेडिट। फिर वो एंट्री करता है सेल्स टैक्स एक्सपेंस डेबिट सेल्स टैक्स, ये भी वो खुद ही कर लेता है, ये भी खुद ही कर लेते हैं, 2 रॉन्ग एंट्रीज करते हैं। पहले ऐसे भी हो सकता है, यहां एंट्री रोक दे, लेकिन आमतौर पे ये 2 एंट्रीज भी कर लेता है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। फिर कोई उसे आके एहसास दिलाता है कि ना 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 भाई, ये तो गवर्नमेंट को देने हैं, तूने अपनी सेल में डाले हुए हैं, तो कहता है एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। अब अगली उसने गलती ये कर दी, उसे पता कैसे सही करना चाहिए था, उसे सेल डेबिट सेल्स टैक्स पेएबल क्रेडिट करना चाहिए था। फोकस करें थोड़ा, अगर वो सेल डेबिट सेल्स टैक्स पेएबल क्रेडिट कर देता फिर काम सही हो जाता था। कैसे, क्योंकि सेल 117 पे पहुंची हुई है, 17 से कम करनी है, तो सेल डेबिट पेएबल क्रेडिट कर देता फिर भी एक्सीलेंट हो जाता, लेकिन उसने सेल्स टैक्स एक्सपेंस कर दिया डेबिट। अब आपको पेपर में कैसे पता चलेगा, पेपर में ना कभी कभी एक ट्रायल दिया होगा, ट्रायल, पेपर में एक ट्रायल दिया होगा, उस ट्रायल में आपको सेल नजर आ रही होगी 117, इससे आपको कुछ पता नहीं चलेगा, इससे आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ट्रायल में डेबिट साइड पर सेल्स टैक्स नजर आ रहा होगा, जिस तरह ट्रेड डिस्काउंट था एग्जैक्ट उसी तरह डेबिट साइड पे क्या नजर आ रहा होगा, से। अब आप कहेंगे जी हमें तो सर ने कहा था क्लास में सेल्स टैक्स एक्सपेंस नहीं है, ये डायरेक्ट लाइबिलिटी में जाता है और ये सेल को नेट कर देता है, ये ओरिजिनल एंट्री है, ये एक्सपेंस अलग से रिकॉर्ड नहीं होता। देखिए ना, ट्रेड डिस्काउंट वाला भी एक्सपेंस अलग से रिकॉर्ड होता है, नो 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 नो, डायरेक्ट सेल को ही कम कर देता है। बताएं, सेल्स टैक्स इज एन एक्सपेंस या पहले दिन से एक्सपेंस ही रिकॉर्ड नहीं होता, पहले दिन से एक्सपेंस ही रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि किसको कम कर देता है, ऑटोमेटिकली सेल को कम कर देता है। सिमिलरली अगर पेपर में कभी आपको सेल्स नजर आ रही हुई और डेबिट पे सेल्स टैक्स नजर आ रहा हुआ, तो 100% वो काम करने जो ट्रेड डिस्काउंट के साथ करते हैं। सेल इस वक्त इनफ्लेटेड है, सेल को आपने क्या कर देना है, कम, तो वी आर वेरी लकी, ट्रीटमेंट सेम है, ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है। बहरहाल आप ट्रायल एक्सट्रैक्ट कर लें जो नोट्स दिए मैं उनमें। व्हाट हैपन्स इन फाइनल अकाउंट क्वेश्चन, इसके साथ ट्रायल बना लें। क्या सेल्स टैक्स एक्सपेंस के तौर पे नजर आना चाहिए या सेल्स टैक्स जो है वो सेल से पहले ही नेट हो जाना चाहिए था। अब नजर आ रहा है डेबिट साइड पे, अब पेपर में आपने खड़े होकर क्या एक्शन करने हैं, डिडक्ट सेल्स टैक्स एक्सपेंस फ्रॉम सेल। अच्छा, आपके साथ वाले के अंदर एक अजीब सी आदत है कि जब वो ये पढ़ा था ना ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स डिस्काउंट, तो उसने यहां लिखा नहीं पास्ट पेपर क्वेश्चन 7 का 3 और लेक्चर 5 क्लास क्वेश्चन की एडजस्टमेंट नंबर फला या ट्रायल का डाटा, क्योंकि वो 2 बातें मैंने अलग अलग की थी, वो दोनों बातें उसने रेफरेंस के तौर पे नहीं लिखी थी। अभी जाने दें, अब उसने नहीं लिखा तो लिव इट। जो अच्छे बच्चे थे उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट के साथ लिख लिया था, ऑल्सो रेफर पास्ट पेपर क्वेश्चन 7 की एडजस्टमेंट नंबर 3।
ये आपके साथ वाले में कौन सी आदत है? अजीब सी आदत है। ठीक है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किया करें जिससे आपके साथ वाले डीमोटिवेट ना हो। अगर लफ्ज यूज करते खराब आदत है तो अगला थोड़ा सा फील करता है यार मैं पता नहीं, तो इसलिए अपनी जिंदगी को बदले और अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किया करें कि अगला माइंड ना करे। ओके, ओके, जी अब आप एक मिनट ट्रायल का फेस देखें दोबारा कल वाले का। सेल नजर आ रही, पहली लाइन में सेल नजर आ रही, भाई हैंड रिटन नोट्स लाने थे। सेल नजर आ रही, सेल नजर आ रही। इसके बाद आपको एकदम चलते चलते क्या नजर आया? सेल्स टैक्स। चलते चलते क्या नजर आया? सेल्स टैक्स नजर आया। सेल्स टैक्स किस साइड पे नजर आया? डेबिट साइड पे नजर आया। अब आपको चलते चलते सेल्स टैक्स डेबिट साइड पे नजर आया, आपने कहा कोई गड़बड़ है। सेल्स टैक्स तो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस ही नहीं होता, बल्कि ऑलरेडी किसको खा लेता है? सेल को। तो इसको सेल में से माइनस कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट सेल डिस्काउंट। सेल डिस्काउंट चलते चलते आपको नजर आया, आपने कहा ये तो ट्रेड डिस्काउंट होता है। ये क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट तो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस ही नहीं है, ये ऑलरेडी सेल को खा लेता है। तो आपने फौरन सोचा हो यार ये ट्रेड डिस्काउंट डेबिट साइड पे नजर आ रहा है, इसको सेल में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अच्छा, एक और बात सुन लें। एक हमारी प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमारे नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ये रिक्वायरमेंट है कि सेल अलग से शो करें और डिस्काउंट अलग से शो करें। इसलिए जो कल हमने नोट बनाया था, उस नोट बनाते हुए हमने सेल ऊपर शो की थी, नीचे माइनस क्या किया था? ट्रेड डिस्काउंट। तो प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए ये जरूरी है कि ट्रेड डिस्काउंट को फेस पे आप नोट में माइनस कर दें, प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे, इन एनी केस सेल को ग्रॉस से शो नहीं करना। तो कल नोट बनाने के लिए हमने ट्रेड डिस्काउंट को और सेल्स टैक्स को माइनस कर दिया था। ओके, ठीक है जी। सवाल की डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट निकालें। पेज 350 375 पे आए, सफे पड़े हुए एंड पे, पेज 375 पे आए। ये क्या सफा है, इसका क्या नाम है? कौन सा वाला? इसी बंद पे। रिक्वायरमेंट ये क्या हेडिंग क्या है पेज 375 पे? ये है पेज नंबर 6 बांटा गया है, इसको अभी आपने नहीं देखना, पहले प्रॉफिट एंड लॉस की रिक्वायरमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, हमारा कंपनी लॉ ये चाहता है कि कम से कम यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम ये वाली इंफॉर्मेशन दे दें। इसकी नंबरिंग कर लें। फॉलोइंग आइटम्स, नंबर 1 एग्रीगेट अमाउंट, नंबर 2 इन केस डोनेशन, नंबर 3 किताब पे रहें, किताब पे पेज 375 मैनेजमेंट असेसमेंट, नंबर 4 कंप्लीट पर्टिकुलर्स, नंबर 5 एग्जेक्टिव को नहीं देनी, एग्जेक्टिव को नहीं देनी, और इन केस ऑफ रॉयल्टीज नंबर 6। आई रिपीट, फॉलोइंग नंबर 1 द एग्रीगेट, नंबर 2 इन केस, नंबर 3 मैनेजमेंट, 4 कंप्लीट पर्टिकुलर्स, 5 इन केस ऑफ रॉयल्टीज, 6। जी भाई, अगर मैं बात करूं IFRS 16 की
और उसमें मैं बात करूं लेसर की, तो लेसर के नोट में कितनी चीजें आती थी? 3 फाइनेंस लीज में। नंबर 1 जनरल डिस्क्रिप्शन आती थी, नंबर 2 मैच्योरिटी एनालिसिस आता था, और नंबर 3 रिकॉन्सिलिएशन आती थी। अगर मैं बात करूं फाइनल अकाउंट की, और फाइनल अकाउंट में किसी को सफा ना मिला हो, फाइनल अकाउंट की, फाइनल अकाउंट में मैं आगे बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस की, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमें जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं 6 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें देना जरूरी है। लेट्स स्टार्ट, किताब पे रहें। फॉलोइंग आइटम्स शैल बी डिस्क्लोज्ड एज अ डिडक्शन फ्रॉम सेल। फॉलोइंग आइटम्स किताब पे रहे, हमने शो करने हैं सेल में से डिडक्ट करके। नंबर 1 ट्रेड डिस्काउंट, कल किया था, एंड नंबर 2 सेल एंड अदर टैक्सेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सेल। सेल्स टैक्स ही है हमारे सिलेबस में से एतबार से, तो ये कल हमने क्लास के अंदर किया था, लिख लें क्लास लेक्चर 5 फाइनल अकाउंट। तो ये डिस्क्लोजर कल हमने बनाया था, और लेक्चर 5 फाइनल अकाउंट के आगे लिखे नोट 1 N1 था, ये सेल वाला, ये कल हम बना चुके हैं। अच्छा, ऑडिटर को रिम्यूनरेशन का ब्रेकअप भी देना होता है, ये भी हमारे कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है। ये एमसीक्यूज के अंदर चीजें आ रही हैं। एमसीक्यू अब पता है किस तरह का आएगा, ये आपने 6 ना रिटेन रख लेने, रट्टा नहीं मारना, इनको याद रख लेना है। कोई 7वां आया और पेपर में सवाल पूछा हुआ, क्या ये भी बताना होता है यूजर को? आपने कहना है नो, ये नहीं यूजर को बताना होता, ठीक है। तो ये 6 बताने होते हैं, इस 6 के अलावा कुछ नहीं बताना होता। Aggregate amount of auditor remuneration showing separately fees, expenses and other remuneration for services rendered as auditors and जो भी सर्विसेज ने दी, and for services rendered in any other capacity। in any other capacity में कल कौन सी सर्विस दी थी? टैक्स सर्विस, वो ऑडिटर की कैपेसिटी में नहीं दी थी। and any other service rendered in any other capacity एंड स्टेटिंग द नेचर ऑफ सर्विस। नेचर थी जो भी टैक्स सर्विस, टैक्स हो जाए, कंसल्टेंसी हो जाए, ऑडिटर ने डेंटिस्ट की सर्विस तो नहीं देनी, सारे एम्प्लॉयज के दांत निकाल दे। ओके, इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स, जॉइंट ऑडिटर्स क्या होते हैं? एक से ज्यादा। इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स द अफोरसेड इंफॉर्मेशन शेल बी शोन सेपरेटली फॉर ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर। तो ये हैंड रिटन सफे को रेफर कर दें आप, रेफर पेज 6 हैंड रिटन जी, हैंड रिटन सफा देख लें जी। जॉइंट ऑडिटर्स का नोट पेपर में अगर बनाना पड़ा, केपीएमजी पीडब्ल्यूसी 2 फर्म्स हैं, ऑडिट फीस आ रही है दोनों की, दोनों की टैक्स सर्विसेज आ रही हैं, दोनों के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आ रहे हैं। ये जो 30 आपको ट्रायल में गिवन होगा, 30 कहां गिवन होगा पेपर में? ट्रायल में। और ये जो 10, 2, 3, 5, 4, 6 आपको गिवन होगा पेपर में अदर इंफॉर्मेशन में, तो आपने इसको टेबुलर फॉर्म में बना देना है। ये मैंने क्या बना के दिया है? पेपर में जिस तरह आपने नोट बनाना है, पेपर में इस तरह बनाना है। कल भी बनाया था, कल जॉइंट ऑडिटर का नहीं बनाया था, कल सिंगल ऑडिटर का बनाया था। इट इज हाउ यू विल प्रोड्यूस इट इन पेपर। तो कल ये एक ऑडिटर के बारे में बनाया था पेपर में, ये जॉइंट ऑडिटर्स के बारे में बनाना पड़ सकता है। नेक्स्ट, डोनेशन, हैंड रिटन सफे पर है पहले। डोनेशन, भाई डोनेशंस पहले जबानी सुन लें, 2 किस्म की हैं। अगर डोनेशन आपने किसी भी बंदे को दी जो कि डायरेक्टर का जानने वाला था या आपकी कंपनी का जानने वाला था। कंपनी का जानने वाले कैसा हो सकता है? कंपनी का जानने वाला ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने उस नॉन प्रॉफिट इदारे में कोई शेयर खरीदे हुए हैं या कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, इस एतबार से। अच्छा, अगर आपने किसी को डोनेशन दी और वो डोनेशन ऐसे बंदे को दी जो डायरेक्टर का जानने वाला है या कंपनी का जानने वाला है, तो ऐसी सूरत के अंदर आपने डिस्क्लोजर मस्ट देना है कि कितने पैसे दिए हैं उसको, क्या नाम है उसका जिसको डोनेशन दी है। जैसे होता था ना फाइनल, वो IAS 16 के सवालों में वैल्यूअर का नाम बताते थे, इसी तरह पढ़ें। डायरेक्टर और हिज स्पाउस, हैंड रिटन नोट्स, डायरेक्टर और हिज स्पाउस हैज इंटरेस्ट इन धोनी। धोनी पता कौन था आपका जो क्रिकेट खेलता था? धोनी। डायरेक्टर और हिज स्पाउस हैज इंटरेस्ट इन धोनी।
डोनी डोनी जानने वाला है उसका? यस, डोनी जानने वाला है। तो डिस्क्लोज कर दें नेम ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का नाम क्या है जिसका डोनी जानने वाला है, और देयर इंटरेस्ट, और उसकी रिश्तेदारी क्या है। कल क्या रिश्तेदारी थी? डायरेक्टर उसमें ट्रस्टी था उस नॉन प्रॉफिट इदारे के अंदर, यानी डायरेक्टर उस नॉन प्रॉफिट इदारे को संभाल रहा था। क्या चीज? नहीं, किसी भी किस्म का रिलेशन हो। ओके, दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है, पहले जबानी सुन लें। अगर आपने किसी ऐसे इदारे को डोनेशन दी जिसमें आपके डायरेक्ट में से कोई बंदा उन्हें नहीं जानता था, या आपकी कंपनी में भी कोई नहीं उन्हें जानता था, यानी बीइंग अ कंपनी आपने उसके शेयर नहीं खरीदे हुए थे, फिर ऐसी सूरत में अगर डोनेशन 5 लाख तक दी है तो नोट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है उस डोनेशन के बारे में, और अगर डोनेशन 5 लाख से ऊपर दी है तो फिर आपको बताने की जरूरत है। फिर आप डिटेल भी बना सकते हैं इसी तरह। डोनेशन टू शौकत खानम 6 लाख, वो टेबल से बना दें। डोनेशन टू शौकत खानम 6 लाख, डोनेशन टू फलां कैंसर फाउंडेशन 7 लाख, डोनेशन टू फलां इदारा 3 लाख, और इन द एंड अदर्स में सारी 5 लाख से कम वाली इकट्ठी कर दें। अदर्स में सारी 5 लाख से कम वाली इकट्ठी कर दें। तो आपने अपने सोल्यूशन के फेस पे 5 लाख से ऊपर वाली डोनेशंस को अपने सोल्यूशन का पार्ट नहीं बनाना, बल्कि अदर्स की कैटेगरी में उनको डाला जा सकता है। कल जैसे आपको याद होगा टैक्स सर्विसेज, आउट ऑफ पॉकेट, बैलेंसिंग आ गया था ऑडिट फीस, इसी तरह बैलेंसिंग निकाल सकते हैं अदर्स को। तो यूजर को सिर्फ कौन सी डोनेशंस की डिटेल देनी है? जो 5 लाख से ज्यादा। डोनेशन टू सिंगल पार्टी इज ग्रेटर देन 5 लाख, यस, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। और डोनेशन टू सिंगल पार्टी इज ग्रेटर देन 5 लाख, नो इट इज नॉट ग्रेटर, नो डिस्क्लोजर। अच्छा, अगर डायरेक्टर्स का जानने वाला हो, डोनेट आपने लाख रुपया किया हो, फिर आप क्या कहते हैं, नोट देंगे? क्यों? हाँ, क्योंकि लेफ्ट साइड में डायरेक्टर वाले केस में जब जानने वाला हो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड पे जहां यस लिखा हुआ है, तो वहां लिमिट नहीं है। वहां चाहे 50,000 की डोनेशन है, 20 रुपए की डोनेशन है, फिर भी आपने डिनोट करनी है। लिमिट्स कहां है? राइट साइड पे। लिमिट्स कहां नहीं है? लेफ्ट साइड पे। तो जहां डायरेक्टर या कंपनी का जानने वाला है वहां 1 रुपया भी डोनेट करेंगे तो यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज। अच्छा, कल वाला जो सिनेरियो था वो लेफ्ट साइड वाला था, उसमें डायरेक्टर्स का जानने वाला था और अमाउंट भी बहुत हैवी थी, 5 मिलियन या पता नहीं कितनी अमाउंट थी। तो वो तो वैसे ही अमाउंट ही बहुत ज्यादा थी, 5 मिलियन। ये तो 5 लाख की बात कर रहे हैं। क्या चीज? अगर डायरेक्टर्स या उनका कोई जानने वाला है तो फिर इस साइड पे देखें, कुछ लिखा हुआ है कि अमाउंट की लिमिट है, फिर आप 20 रुपए भी डोनेट करेंगे तो आप उसका डिस्क्लोजर देंगे। समझ आई? और अगर डायरेक्टर्स या किसी का जानने वाला नहीं है तो फिर 5 लाख से ऊपर वाली को डिस्क्लोज करेंगे, 5 लाख से कम वाली को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ओके, हैंड रिटन सफे पे ही रहे। हम किस साल में खड़े हैं? पॉइंट 3 पढ़ें। 2020 में। हमारा करंट ईयर कौन सा है? 2020। मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ सफिशिएंसी ऑफ टैक्स प्रोविजन, ये इस तरह का नोट बनेगा इसका। इस नोट का मकसद सुन लें। एक सीटीई वो होता है जो आपने कैलकुलेट किया है, और एक सीटीई वो होता है जो टैक्स अथॉरिटीज एफबीआर ने रीचेक करके निकाला है। इन दोनों में सिमिलैरिटी नहीं होती, इन दोनों में डिफरेंस होता है। टैक्स वाले हमारी गलतियां निकालते हैं। अगर ऐसा है तो आपने यूजर को 3 चीजें बतानी है, 3 सालों के बारे में डाटा देना है। पढ़ें। मैनेजमेंट असेसमेंट, हम असेस कर रहे हैं ऑफ सफिशिएंसी ऑफ टैक्स प्रोविजन। मैनेजमेंट क्या टैक्स की प्रोविजन को सफिशिएंटली प्रॉपरली असेस कर भी रही है या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। यूजर को कैसे पता चलेगा? यूजर को आप मजबूर हैं 3 साल का डेटा देने के बारे में। यूजर को आपको बताना पड़ेगा 20 में खड़े होके कि 2017 में
15 मिलियन हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन टैक्स वालों ने कहा था नहीं आपका टैक्स 12 है, और हमें छूट मिल गई थी। 2018 में हमने टैक्स कैलकुलेट किया था 17 मिलियन, लेकिन टैक्स वालों ने कहा था नहीं नहीं आपका टैक्स 19 मिलियन है। और 2019 में हम पागल हो गए थे, हमने बिल्कुल गलत कैलकुलेशन की, हमने टैक्स कैलकुलेट किया 20 और इतने बड़े बड़े ब्लंडर मारे कि टैक्स वालों ने कैलकुलेट किया टैक्स 28। इस पे हो सकता है यूजर्स कहें आप अपना लॉयर चेंज कर लें, आप अपना सीए चेंज कर लें जो आपके टैक्स कैलकुलेशन करता है। 2019 को देख के यूजर्स इस डिसीजन पे पहुंचे कि भाई ये तो बहुत डिफरेंस आ गया है, मैनेजमेंट इज नॉट असेसिंग द टैक्स इन अ प्रॉपर वे। फिर यूजर कह सकते हैं किस साल को देख के? 2019 को देख के। तो ये सारी चीजें किस लिए होती हैं? इंट्रो की क्लास में आप पढ़ते थे, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंफॉर्मेशन देने का मकसद होता है डिसीजन मेकिंग, यूजर डिसीजन ले सकें। तो हो सकता है यूजर इस पे आपको ये मशवरा दे दे कि भाई ये गड़बड़ हो रही है, ये तो टैक्स में 8 मिलियन का फर्क आ गया, तो ये जरा रिकैलकुलेट करवाओ, या फिर किसी सही बंदे से अगली दफा से टैक्स निकलवाया करो। ऐसा मसला तो बड़ा खतरनाक है। हमने अंदाजा लगाया था 20 मिलियन देने हैं, हमने डिविडेंड भी बांट दिए, और जब टैक्स वाले 28 मिलियन देके चले गए, 8 मिलियन हम कहां से पे करेंगे? तो ये इस नोट का ऑब्जेक्टिव है, ताकि यूजर को पता चल जाए। 20 का तो पता नहीं होगा ना, अभी तो 20 में खड़े हैं, ये 20 के अकाउंट्स में जा रहा होगा। 19, 18 से 20 का डाटा नहीं जा रहा होगा। 20 का इसलिए नहीं जा रहा होगा, 20 की तो अभी सिर्फ अकाउंट्स वाली फिगर पता चली होगी, 20 की अभी अकाउंट्स वाली फिगर पता चली होगी, अभी वो फिगर नहीं पता चली होगी जो टैक्स वालों ने असेस की है। और जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनको असेसमेंट्स का चैप्टर पता है, सेक्शन 122 उन्होंने पढ़ा हुआ है, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, जिसमें टैक्स वाले जो है वो आपकी इनकम को अमेंड कर देते थे। तो ये उसकी बात हो रही है। ओके, 3 और 4 टिक कर लें किताब में आके। हैंड रिटन नोट्स पे तो नंबरिंग कुछ और दी हुई है ना, वो चलें छोड़ें। अच्छा जी, पेज 375 पे हूं मैं। डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव्स। डायरेक्टर कितने होते हैं? 4, 5, 5, 6, 7, 8। चीफ एग्जीक्यूटिव एक होता है। एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 12 लाख है। वो प्रोडक्शन मैनेजर भी हो सकता है साल की, वो प्रोडक्शन मैनेजर भी हो सकता है, वो सेल मैनेजर भी हो सकता है, वो सीएफओ भी हो सकता है, जिसकी सैलरी साल की 12 लाख से ज्यादा है। तो ये 3 क्रिटिकल पोस्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन की, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव। सैलरी के आपने न्यूमेरिकल किए हैं जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है, तो आपने यूजर को बताना है चीफ एग्जीक्यूटिव को कितनी बेसिक सैलरी दी, कितना बोनस दिया, कितनी ग्रेचुटी दी रिटायरमेंट के टाइम पे, कितने प्रोविडेंट फंड की मद में पैसे दिए, कितने ट्रेवलिंग अलाउंस की मद में पैसे दिए, कितने हाउस रेंट अलाउंस की मद में पैसे दिए। ये सारा आपने यूजर को बताना है फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव। यही सारा यूजर को बताना है फॉर डायरेक्टर्स, और यही सारा यूजर को बताना है फॉर एग्जीक्यूटिव्स। लेकिन इसमें एक एहतियात, एग्जीक्यूटिव वाइज नहीं बताना। प्रोडक्शन मैनेजर को इतनी तनख्वाह दे रहे हैं और सेल्स मैनेजर को इतनी तनख्वाह दे रहे हैं, सबके लिए एक ही कैलकुलेशन करके ग्रैंड टोटल कर देना है। अगले सफे पे ये नोट बना हुआ है, पेपर में आ सकता है, ये नोट बना हुआ है। इलस्ट्रेशन 2 किताब पेज 376 जी। नोट का नाम पढ़ें, पेमेंट टू सीनियर मैनेजमेंट, रिम्यूनरेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर्स एंड नोट्स टू दी अकाउंट्स। कितने लोग आज ये वाला नोट जाके किसी पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ढूंढेंगे? जरा हाथ खड़ा करें। किसी पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आज जाके ये नोट ढूंढिएगा। मिसाल के तौर पे पेल के अकाउंट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, डॉलेंस के अकाउंट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, पीटीसीएल के डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके नजर मार के चीफ एग्जीक्यूटिव लिख के कंट्रोल F कीजिएगा।
फाइंड कीजिएगा, पीडीएफ की फाइल खुलेगी, उसमें आपको चीफ एग्जीक्यूटिव का लफ्ज मिल जाएगा। IAS 16 का नोट भी आप जाके देख सकते हैं, IAS 12 का नोट भी आप जाके देख सकते हैं। लीज पता नहीं उन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपने खोला उसने लीज किया, अरेंजमेंट किया हो ना किया हो, तो थोड़ी सी जरा नो हो आप बनाना शुरू करें। ICAP के एग्जामिनर कमेंट्स अक्सर आते हैं, बच्चे पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं देखते। अच्छा जी, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पेज पे वो नीचे क्वांटिटी है। चीफ एग्जीक्यूटिव कितने हैं इस बिजनेस में? 1। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कितने हैं? 5। और एग्जीक्यूटिव्स कितने हैं? 55। अब मैं एक फिगर सिर्फ पकड़ता हूं, मैनेजेरियल रिम्यूनरेशन, ये बेसिक सैलरी होती है, असल में ये मेन तनख्वाह है काम की। मैनेजेरियल रिम्यूनरेशन जो मेन तनख्वाह है काम की, भाई ये कितने मिलियन है? 325.5 मिलियन। ऊपर देखें रुपीज इन थाउजेंड है। ये जो 3 करोड़ है, 3 करोड़ 25 लाख, ये 55 बंदों को दिया होगा या एक बंदे को दिया होगा? 55 बंदों को दिया हुआ है, ये 55 बंदों को दिया हुआ है। 3 करोड़ 25 लाख एक बंदे को दिया है, 55 बंदों को दिया है, 55 बंदों को दिया है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस कॉलम में ग्रैंड टोटल आएगा सारे चीफ एग्जीक्यूटिव्स का और एग्जीक्यूटिव्स का, या इस कॉलम के अंदर एग्जीक्यूटिव वाइज आएगा। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे ये जो ट्रांसपोर्ट के पैसे हैं 28 मिलियन नजर आ रहा है, 28 मिलियन ट्रांसपोर्ट, ये एक एग्जीक्यूटिव को 28 मिलियन दे दिए हैं ट्रांसपोर्ट करने के कुछ, तो ये सारे 55 को 28 मिलियन दिए हैं। ठीक है, तो ये नोट कंसोलिडेटेड बनता है या अलग अलग बनता है? कंसोलिडेटेड, लेकिन 3 कैटेगरीज को अलग रखना है, चीफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और अच्छा। अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, 32,000 मिल गया जमा 59,500 जमा जमा नहीं करना, 32,000 जमा 59,500 जमा 403,000, क्या ये टोटल बराबर होगा ट्रायल में आने वाली सैलरीज के? क्या ये टोटल बराबर होगा ट्रायल में नजर आने वाली सैलरीज के? वाई? क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी साल की तनख्वाह 12 लाख से कम होती है, इसलिए इसका टोटल ट्रायल की सैलरी से मैच नहीं करेगा। लेकिन यूजर को बताना ये इसलिए जरूरी है बिकॉज सवाल की हेडिंग इस नोट किया है पेमेंट टू सीनियर मैनेजमेंट, इसीलिए ये जो नोट है इसका टोटल ट्रायल के फेस पे सैलरी से मैच नहीं करेगा। और ना मैच कराना है कि रिकॉन्सिलिएशन बनाएं कि जी सीनियर को इतनी दी, जूनियर को इतनी दी, टोटल इतनी है, ना 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 ना, बस किसका ब्रेकअप देने, सिर्फ सीनियर का, लेकिन सैलरी के टोटल से ये मैच नहीं करेगा। कम बैक, पढ़ें जी किताब में, कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ एग्रीगेट अमाउंट चार्ज बाय कंपनी, कंप्लीट पर्टिकुलर्स of aggregate amount charged by company shall be disclosed separately for directors, chief executives together with the number of such directors and executive। नंबर एंड पे देने हैं। नंबर 1 फी, मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, कमीशन और बोनस, वापस आ गए आप पेज 375 पे, कमीशन और बोनस इंडिकेटिंग द नेचर देयर ऑफ, उनकी नेचर, रीइंबर्समेंट्स, रीइंबर्सेबल एक्सपेंसेस विच आर इन द नेचर ऑफ परक्विजिट्स और बेनिफिट्स, को बिजली का बिल रीइंबर्स कर दिया घर का, आई एम ऑन पेज 375। ओके, पेंशन, ग्रेचुटी, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सुपरनेशन फंड, अदर फंड्स, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, नौकरी से निकालने के पैसे जो आपने उसको दिए, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस एंड इन कनेक्शन विद रिटायरमेंट, अदर परक्विजिट्स एंड बेनिफिट्स, गाड़ी दे दी, घर दे दिया वो, एंड इन द एंड अमाउंट ऑफ फॉर एनी अदर सर्विस रेंडर, अगर वो आके कोई और सर्विस देता है तो फिर उसके आपने उसको कितने पैसे दिए। तो बहरहाल पेपर में कोई ये चीजें याद नहीं करनी आपने घर जाके, इनमें से जो जो चीजें आ रही हैं उनको ब्रेकअप बना के दे दीजिएगा 3 कॉलम्स के अंदर, 3 कॉलम का ब्रेकअप बनेगा, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव्स। नीचे सैलरी की लिखी हुई अंडरलाइन कर लें 12 लाख, जिसकी सैलरी 12 लाख से ज्यादा है ही विल बी कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव। जी हैंड रिटन नोट्स में आ जाएं, आखिरी पढ़ें और खत्म करें इसको, थोड़ा बोरिंग था। हैंड रिटन नोट्स में आए, पॉइंट 4
रॉयल्टीज, रॉयल्टीज, रॉयल्टी क्या होती है और कंपनी किसको देती है? रॉयल्टी मिसाल के तौर पे होंडा कार्स वाले देते हैं होंडा जापान को, ताकि होंडा जापान वाले उनको इजाजत दे दें गाड़ी के पीछे एच का साइन लोगो यूज करने की। तो ये रॉयल्टी है जो पे करता है होंडा पाकिस्तान और रिसीव करता है होंडा जापान और डिस्क्लोज करता है होंडा पाकिस्तान। होंडा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आज आपने जाके ये वाला डिस्क्लोजर भी देखना है कि बाहर के मुल्क में हम रॉयल्टी कितनी पे कर रहे हैं। नंबर 1 नेम बताना होता है, किस नेम एड्रेस ऑफ पर्सन टू होम रॉयल्टी इज पेड, टू होम रॉयल्टी इज पेड को अंडरलाइन करके लिख लें होंडा जापान। नेम एड्रेस एंड एड्रेस ऑफ पर्सन टू होम रॉयल्टी इज पेड। होंडा जापान का नाम बताना है, होंडा जापान, उनका पता बताना है, जापान के अंदर गली नंबर 4 के अंदर मौजूद है उनकी दुकान। ओके, राइट साइड पे। रिलेशनशिप विद द कंपनी और डायरेक्टर आगे लिख लें इफ एनी। रिलेशनशिप विद द कंपनी और डायरेक्टर, हमारी कंपनी या डायरेक्टर से उसका क्या रिश्ता है? उन्होंने हो सकता है हमारे शेयर खरीदे हो सकता है हमने उनके शेयर खरीदे हो। अगर है, इफ एनी का मतलब है अगर है, अगर नहीं है रिश्ता तो कोई मसला नहीं। एग्जाम्पल गिवन, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, अगर हमने उनके कुछ शेयर खरीदे हुए हैं तो ये बता देने। तो 3 डिस्क्लोजर हो गए, नाम, पता और रिलेशनशिप। 3 डिस्क्लोजर हो गए, नाम बताना है, पता बताना है और किस फॉर्म में? ये कोई टेबल नहीं बनेगा, ये इंग्लिश के फॉर्म में। ये नोट कैसे बनेगा? वी हैव, जो सवाल में इंग्लिश लिखी होगी वही रिप्रोड्यूस कर देनी है। वी हैव पेड रॉयल्टी टू फला अमाउंटिंग टू रुपीज इतने, हुज रजिस्टर्ड एड्रेस इज है, बस ये डिस्क्लोजर दे देना। तो इट इज ऑल अबाउट नोट्स रिलेटिंग टू एसओसीआई। पास पेपर का क्वेश्चन 1 निकाल लें जी। Okay. The post-closing trial balance of BNZ Limited, a listed company, as at 30/15 is given below. भाई पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस को अंडरलाइन करके लिखें सफे के टॉप पे। This trial will not contain sales and expenses. This trial will not contain sales and expenses.
post closing trial balance of BSZ Limited, a listed company, as at 30 जून 2015 is given below. हाँ, this trial does not contain sales and expenses. Further, प्रॉफिट फॉर द ईयर. अब प्रॉफिट फिर कहां गया, फिर प्रॉफिट कहां गया, किस अकाउंट में नजर आ रहा होगा? हाँ, फर्दर प्रॉफिट फॉर द ईयर हैज बीन कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट हो चुका है, एंड इज इंक्लूडेड इन रिटेन्ड अर्निंग्स. और रिटेन्ड अर्निंग में पड़ा हुआ है. ओके. अच्छा भाई, अब आपको इस पूरे ट्रायल में सेल्स एक्सपेंसेस नजर नहीं आएंगे. सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें. प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2015 along with relevant notes. Prepare the statement of financial position as at 30 जून 2015 along with relevant notes, showing all possible disclosures as required under international accounting standard and company law. अच्छा जी, अंडरलाइन कर लें, along with relevant notes. relevant notes के साथ साथ जी ब्रैकेट वाली बात नीचे नहीं पढ़नी मेरे भाई. जब भी सवाल में रिक्वायरमेंट आ जाए नोट्स बनाएं तो एक बात याद रखिएगा, सवाल में ज्यादातर एडजस्टमेंट्स प्रेजेंटेशन पर्पस की होंगी, ना कि रेक्टिफाइंग नेचर की. ज्यादातर एडजस्टमेंट प्रेजेंटेशन पर्पस की होंगे, ना कि रेक्टिफाइंग. चलें जी. कैश एट बैंक, अब इंटरेस्ट लेके पढ़ना शुरू करें ट्रायल. कैश एट बैंक करंट अकाउंट, कैश एट बैंक इन सेविंग अकाउंट. करंट अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं. स्टॉक, अकाउंट रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर्स को कोई एडवांस दिया हुआ चीजें आनी होंगी, स्टाफ को एडवांस दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म पैसे रखे हुए हैं कहीं, प्री पेमेंट्स आ रही हैं, सेल्स टैक्स रिसीवेबल आ रहा है, फ्री होल्ड लैंड एट मार्केट वैल्यू, लैंड ऑलरेडी मार्केट वैल्यू पे पड़ी हुई है, इसका मतलब है सरप्लस भी नजर आ रहा होगा हमें. ये पहला ट्रायल है जिसमें हमें सरप्लस नजर आ रहा होगा. लैंड ऑलरेडी मार्केट वैल्यू पे पड़ी हुई है, हमें रिवैल्यूएशन की एंट्रीज नहीं करनी. फिक्स्ड एसेट कॉस्ट, फर्नीचर कॉस्ट, अकोमोडेशन मशीन कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉस्ट, अकोमोडेशन मॉडर्नाइजेशन, डेफर टैक्स, शॉर्ट टर्म लोन, अकाउंट्स पेबल्स, एक्रूड लायबिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी पेबल वगैरह, एक्रूड लायबिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी पेबल वगैरह, प्रोविजन फॉर टैक्स. भाई ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये सीटीई नहीं है, सीटीपी है. प्रोविजन फॉर टैक्स, ये साल का टैक्स निकल चुका है. इश्यूड सब्सक्राइब पेड कैपिटल, सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ, ओ फर्स्ट टाइम सरप्लस भी नजर आ रहा है. सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. वो जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उससे मुराद सीटीपी है, करंट टैक्स पेबल, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आ रहे हैं, भी टैली है. तो ना एक भी सेल नजर नहीं आया, एक भी एक्सपेंस नजर नहीं आया. तो इसलिए इस ट्रायल का नाम क्या है? पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस. ओके. पोस्ट क्लोजिंग का क्या मतलब है? इसमें क्लोजिंग बैलेंसेस आ रही हैं या ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं? जल्दी बताएं. पोस्ट क्लोजिंग का क्या मतलब है? इसमें ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं या क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं? क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं. पहला सफा, 1.5 सफा बैलेंस, 2 सफे चले छोड़ दें, 2 सफे बैलेंस शीट के लिए, एक सफा आपके रजिस्टर में तो काफी होगा, एक सफा बैलेंस शीट के लिए छोड़ के नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेडिंग देके नोट बनाना शुरू करें. नोट नंबर 1 आज बना लेते हैं. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. जी, एसेट्स बताएं कौन कौन से आ रहे हैं? लैंड, फर्नीचर, जी आगे
मशीन, बिल्डिंग। भाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कैसे आएंगे? फिर IS 38 को उठा के फेंक दें, वो तो इंटेंजिबल्स का नोट बनाएंगे, कल बना लेंगे, वो तो इंटेंजिबल्स का नोट होगा जी। पोस्ट क्लोजिंग का क्या मतलब है? ये कौन से बैलेंसेस हैं? क्लोजिंग। कॉस्ट मॉडल वाले कॉस्ट पे आ रहे होंगे और रिवैल्यूएशन मॉडल वाले रिवैल्यूड अमाउंट पे आ रहे होंगे। Accumulated depreciation. Okay. Opening, addition, disposal, closing. Opening, addition, disposal, closing. टेढ़े हो गए, खैर है। क्लोजिंग बैलेंसेस बता दें जी। लैंड का 370, अभी ट्रायल में ही रहे। नेक्स्ट फिक्सर 27, मशीन 85, बिल्डिंग 150। Okay. Point 1. The first revaluation of freehold land was carried out in 2011 and resulted in surplus of 120 million. चलिए नोट कर लें जल्दी से। Okay, पढ़ें। The first revaluation
ऑफ फ्री होल्ड लैंड वाज कैरिड आउट इन 2011। पहली रिवैल्यूएशन 2011 के अंदर हुई है एंड रिजल्टेड इन सरप्लस ऑफ 120 मिलियन, जिसकी वजह से 120 मिलियन का सरप्लस आया। The revaluation was carried out under market value basis by an independent valuer, Mr. D, Chartered Civil Engineer of MS SSS Consultant Private Limited, Islamabad. Okay. नोट 1.1 में हम सारा बता देंगे कि वैल्यूअर का नाम क्या है और रिवैल्यूएशन कब टेक प्लेस हुई। फिलहाल मैं इसको नहीं बना रहा क्योंकि मैं ये इसका फॉर्मेट पूरा करना चाहता हूँ आज, ये फिर कल लिखवा दूंगा। अच्छा, मुझे ये बता दें कि रिवैल्यूएशन आखिरी दफा कब हुई? हम किस साल में खड़े हैं? 15 के साल में। इसीलिए मैंने जानबूझकर यहां रिवैल्यूएशन सरप्लस की लाइन नहीं डाली थी, क्योंकि इस साल रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर आई होती तो मैं फिर मजबूर होता रिवैल्यूएशन सरप्लस की लाइन डालने पे। रिवैल्यूएशन सरप्लस की लाइन इसलिए नहीं डाली कि ये रिवैल्यूएशन कितने साल पहले हुई है? 4 साल पहले हुई है, ठीक है। इसलिए अब वो डेटा क्यों दे रहे रिवैल्यूएशन का? सिर्फ इसलिए कि हम वैल्यूअर का नाम बता दें और ये बता दें आखिरी दफा कब रिवैल्यू हुआ था। अब मुझे बता दें, अगर रिवैल्यूएशन जो है वो कई साल पहले हुई है तो क्या इस साल कोई सरप्लस आ रहा है? और लैंड के बारे में किसी पॉइंट में कोई डाटा नहीं है। अगले सारे पॉइंट मैंने पढ़े हुए हैं, अभी टाइम नहीं आपको पढ़ाने का, अगले सारे पॉइंट पढ़े हैं। लैंड के बारे में किसी पॉइंट में कोई डाटा नहीं है। अब मैं कैसे पूरे कर दूं ये अकाउंट लैंड का? जो क्लोजिंग होगा, ये लैंड के बारे में सिर्फ यही पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, बस ये पढ़ लिया हमने। तो बस पता चला रिवैल्यूएशन कई साल पहले हुई है, तो क्या मैं कह सकता हूं जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग है? कितना? और लैंड डेप्रिशिएट तो होती नहीं, इसको छोड़। बैलेंसिंग हमें कैसे पता चला था इस सवाल में क्लोजिंग बैलेंस है? सफे के टॉप पे लिखा हुआ था पोस्ट क्लोजिंग। ओके, नेक्स्ट द डिटेल्स रिलेटिंग टू एडिशन। देखें, द डिटेल्स रिलेटिंग टू एडिशन, डिस्पोजल, सॉरी ये बताना था आपने। कितने लोगों ने एडिशन लिखा है? जरा देखें जरा साथ वाले को। द डिटेल्स रिलेटिंग टू एडिशन, डिस्पोजल, depreciation of fixed asset during the year are given below. The company uses straight line method for charging depreciation and amortization. Software could be straight line method. Building is depreciated at the rate of 5%, whereas building is depreciated at the rate of 5%. ये रेट्स वैसे यहां एंड पे लिख भी सकते हैं बुक वैल्यू के नीचे 5%। वैसे एक प्रॉपर फॉर्मेट है इसका, वो मैं कल आपको बता दूंगा, आपको भूल गया होगा। बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 5%, whereas 10% डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन मशीन, फर्नीचर एंड कंप्यूटर। मशीन और फर्नीचर पे कितना और बिल्डिंग पे 5%। कंस्ट्रक्शन ऑन अ थर्ड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कमेंस्ड ऑन यकम मार्च 15। यकम मार्च 15 को बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुई जी। इधर देखें, हम किस दिन खड़े हैं? 30 जून 15 को। थर्ड फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई? यकम मार्च 15 को। और 30 जून 15 को बैलेंस कितना आ रहा है? 150। मुझे कैसे पता चला ये 30 जून 15 का बैलेंस है? पोस्ट क्लोजिंग। कंस्ट्रक्शन ऑन थर्ड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कमेंस्ड ऑन यकम मार्च 15। यकम मार्च 15 को थर्ड फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। इसका मतलब है फर्स्ट सेकंड पहले से थे, पता नहीं कितने पुराने थे। थर्ड इस साल शुरू हुआ। कंस्ट्रक्शन ऑन थर्ड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कमेंस्ड ऑन यकम मार्च 15 एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर 15। और मुकम्मल कब होगी? इधर देखें, यहां पे खड़े होके अगर मैं इधर खड़ा हूं, काम इधर शुरू हो चुके, इधर खत्म होगा, इधर शुरू हो चुके, इधर खत्म होगा।
तो यहां पे खड़े होके क्या मैं काम को डेप्रिशिएट करूंगा? क्यों? क्योंकि अभी इन प्रोग्रेस है। और बैलेंस शीट के फेस पे इसको पीपी में शो करेंगे या नया लाइन आइटम डालेंगे CWIP? CWIP। तो बैलेंस शीट के फेस पे इसको पीपी में शो नहीं कर सकते। ओके, एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 30 सितंबर 2015। द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹20 million and it was capitalized on 30 जून 15 और कैपिटलाइज हो गई थी। ठीक है, कोई एरर नहीं हुई, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट है, एरर नहीं हुई। मुझे बता दें ये जो अमाउंट है 20 की, ये किस में पड़ी हुई है? ट्रायल में नहीं नजर आ रही 20, ट्रायल में नहीं नजर आ रही, कहां कैपिटलाइज हुई है? तो कहां कैपिटलाइज हुई होगी? 150 में लिख लें। ट्रायल में देखें जाके, नजर मारे ट्रायल में, कहते ना ये अमाउंट को मैंने कैपिटलाइज कर दिया है। तो बताएं कहां कैपिटलाइज किया है? फिक्स एसेट में किया होगा ना। फिक्स एसेट में किस एसेट में किया होगा? बिल्डिंग में। अब बिल्डिंग को थोड़ी देर में हमने डेप्रिशिएट कर लें। अब मैं जब मैं डेप्रिशिएट करने लगाऊंगा, आप कराएंगे 150 को डेप्रिशिएट, मैं कहूंगा 150 को डेप्रिशिएट नहीं करना, क्योंकि 150 में इन प्रोग्रेस काम पड़ा हुआ है जिसको डेप्रिशिएट नहीं करना। तो 150 है उसमें कितना वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा हुआ है? 20। तो अब सवाल की इंग्लिश बेहतर कर लें। द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर दैट इज ₹20 million was capitalized on 30 जून 15 was capitalized on 30 जून 15 इन 150। किसमें कैपिटलाइज हो गया होगा? इन 150 में कैपिटलाइज हो गया होगा। जी क्या करें? मैं तो पेपर में ऐसे कर दूंगा, इसको ना काट के, एक्सेप्टेबल है, और कल मुझे याद कराइएगा इसकी दूसरी साइड पोस्ट कर देंगे बैलेंस शीट के फेस पे। तो पीपी के नोट में CWIP डालना ही नहीं, पीपी के नोट में सिर्फ कौन से एसेट्स डालने हैं? जो मुकम्मल हैं, जो पीपी के नोट में जगह ही नहीं वर्क इन प्रोग्रेस की, वरना एक और कॉलम बनाना पड़ेगा वर्क इन प्रोग्रेस, फिर उसमें डेप्रिसिएशन का कॉलम नहीं नीचे बनेगा, तो इसकी इजाजत नहीं है। पीपी के नोट में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आता, पीपी के नोट में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आता, इसलिए पीपी के नोट से ही निकाल दें इसको। मुझे ये कैसे पता चला कैपिटलाइज हो चुका है? सवाल में लिखा हुआ है। अच्छा, अब अगर कैपिटलाइज हो चुका है, कहां कैपिटलाइज होना चाहिए था? बिल्डिंग का पार्ट बनना चाहिए था। अगर बिल्डिंग का पार्ट बना दें तो एक मसला ये आएगा, गलती से डेप्रिशिएट भी हो सकता है। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये सवाल पूछते हैं, सर फिर उसने कैपिटलाइज कर दिया तो डेप्रिशिएट भी कर दिया होगा, डेप्रिसिएशन सही करें, इसीलिए उसने लफ्ज लिखा है कैपिटलाइज्ड ऑन 30 जून 15। कैपिटलाइज साल के आखिरी दिन किए, इसलिए डेप्रिशिएट नहीं किया होगा कि मैं डेप्रिसिएशन सही करवाऊं। ये इंट्रो FR1 पढ़ी होती है, ये बात जहन में होती है, ये बात जहन में होती है। आज सवाल नहीं उठता, 4 दिन बाद घर जाके सवाल उठता है कि अगर उसने एसेट बढ़ा दिया तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ा दी होगी, डेप्रिसिएशन बढ़ाई है तो डेप्रिसिएशन को सही करें। क्या लफ्ज लिखा हुआ है? कैपिटलाइज्ड ऑन 30 जून 15। तो कैपिटलाइज भी आखिरी दिन किया, जो आखिरी दिन कैपिटलाइज किया तो फिर उसने डेप्रिशिएट नहीं किया होगा। ओके, आगे सवाल मैंने पढ़ा हुआ है, बिल्डिंग के बारे में और कुछ नहीं लिखा हुआ। जी बता दें बिल्डिंग का अकाउंट कैसे पूरा करूं? कोई एडिशन है, कोई डिस्पोजल? हाँ, एक एडिशन थी 20 की, लेकिन हमने उसको इधर की बजाय इधर से ही फारिग कर दिया। जी ओपनिंग बता दें। 130। चलें जी आगे। फर्नीचर वर्थ ₹8 million वर परचेज्ड। जी, फर्नीचर वर्थ ₹8 million वर परचेज्ड ऑन यकम अप्रैल 15। व्हाट इज दिस एडिशन? कितनी 8। आगे कुछ नहीं लिखा हुआ फर्नीचर के बारे में। डिस्पोजल 0। रिवर्स चलें। किसी को रिवर्स चलने का तरीका आता है? 27 में जमा नहीं करेंगे 8। रिवर्स चलने का तरीका 27 में से 8 माइनस करेंगे। 27 - 8 कितना? 19। चलें जी आगे।
अ मशीन वाज सोल्ड ऑन 28 फरवरी 15। ये डेट्स कब इंपॉर्टेंट होंगी? जब डिसीजन निकालेंगे तब डेट्स इंपॉर्टेंट होंगी। अ मशीन, वो प्रिंट्स निकालें जो मैंने कहा, जल्दी से पहुंचे। अ मशीन वाज सोल्ड ऑन 28 फरवरी, क्या लेके आए हो? ऑन 28 फरवरी 2015 टू एनजे एंटरप्राइज एट अ प्राइस ऑफ 13 मिलियन। ये सेल प्रोसीड है, ये सेल प्रोसीड है। मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? A machine was sold on 28 फरवरी 15 to NJ Enterprise at a price of 13 million. At the time of disposal, बेचने के वक्त, the cost and WDV was इतने and इतने। जी, कॉस्ट कितनी थी? माइनस होती है ना, ऊपर से तो माइनस होती है ना। द कॉस्ट एंड WDV, WDV दी हुई है भाई। अब क्या करें? WDV दी हुई है, हमें तो क्या चाहिए? बिके हुए की कम रिडक्शन, ज़बानी बताएं। तो डिस्पोजल की कम रिडक्शन 5। कॉस्ट और WDV दी हुई थी। ओके, क्या तरीका होगा? 85 माइनस 15, रिवर्स चलने के लिए फिर उल्टा 85 प्लस 15। अच्छा, रिवर्स चलने का तरीका ये होता है कि सीधा चल के भी देख लें, यानी रिवर्स गाड़ी करेंगे तो सीधी करके भी देख लें, मैं सीधा सही रिवर्स किया था। अच्छा, तो सीधा चल के भी देख ले, 100 माइनस 15 सही आ रहा है। सीधा चल के भी देख लिया करें रिवर्स होने के बाद। जी भाई, अब सवाल में मैं एक वर्किंग करने लगा हूं, ये नोट का हिस्सा नहीं है, तो आपने ऐसा करना है कि ये जो वर्किंग में करने लगा हूं 12-13 लाइनों के बाद करनी है। ये वर्किंग में करने लगा हूं 12-13 लाइनों के बाद करनी है वर्किंग। शुरू से शुरू करें। फर्नीचर की डेफिनेशन निकलवाएं। फॉर्मूला क्या होता है डेफिनेशन का? ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशन, यही होता है तरीका निकालने का। ऑन ओपनिंग पे कितने अरसे की निकालते हैं? हमेशा पूरे साल की। एडिशन पे जितना अरसा इस्तेमाल हुआ। ओपनिंग कॉस्ट बताएं भाइयों। क्या ये है ना, ये है ना, अब तो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना? ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ फर्नीचर अकाउंट है स्टेटमेंट फॉर्म में। ये तो इंट्रो की क्लास में डेफिनेशन निकाली हुई है। इस पे पूरे साल की और इस पे जितने महीने इस्तेमाल हुआ। इसकी डेट ऑफ परचेज बताएं। 1 अप्रैल 2015। ये अकाउंट नहीं बनाना आपने, स्टेटमेंट बना लिया ना बस, ये अकाउंट नहीं बनाना। जी भाई, 19 पे कितने अरसे की? पूरे साल की। 19 इंटू 10%, 1.9। 8 इंटू 0.2, 2.1। जी, ओपनिंग पे कितने अरसे की? पूरे साल की। एडिशन पे कितने अरसे की? जितना अरसा इस्तेमाल हुआ। जी, डेप्रिसिएशन बता दें। 2.1। ये यूजर को नहीं देनी, इसलिए मैंने वर्किंग लिखा है। ये डेफिनेशन की कैलकुलेशन यूजर को नहीं बना के देनी, यूजर के सामने से नोट जाएगा।
हाँ, वर्किंग कहीं साइड पे, बेशक सारे नोट्स के एंड पे कर देना, नोट के नीचे भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन लिख वर्किंग देना। क्लियर? नेक्स्ट, अगली किसकी डिफिनेशन निकालनी है? मशीन की। जी, ऐसे ही आपके समझने के लिए मशीन का अकाउंट बना रहा हूं। मशीन ब्रॉट डाउन, डिस्पोजल कैरी डाउन 85। 100 पे कितने अरसे की ना? 100 माइनस 15 पे पूरे साल की, और 15 फिर जितने महीने यूज हुआ उतने महीने की। अब देखें फॉर्मेट कैसे बदलता था इंट्रो की क्लास में। ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, क्योंकि अब तो डिस्पोजल आ गई ना। अच्छा, एडिशन पे देखना पड़ेगा कितने अरसे की एडिशन है ही नहीं, और डिस्पोजल पे अलग से निकालनी पड़ेगी। ये बात कितने लोगों को याद आ रही है? ओपनिंग में से क्या माइनस कर दें? डिस्पोजल। क्यों? क्योंकि ये पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुई। और एडिशन पे अलग से निकालें, डिस्पोजल पे अलग से निकालें। जी, मैं पढ़ा था, इंट्रो में भी यही पढ़ा था जी। ओपनिंग बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी, ओपनिंग बताएं। 100 माइनस 15 इंटू 8.5। एडिशन कोई है? डिस्पोजल 15। अगले सफे पे जाएं, डिस्पोजल की डेट बताएं। 28 फरवरी। भाई डिस्पोजल में ना साल के शुरू से गिनने होते हैं महीने, तो साल के शुरू से गिने महीने। 6 जनवरी फरवरी 2, 6 जमा 2 8, 15 इंटू 8/12 1, टोटल 9. ये डेप्रिसिएशन किसकी आ गई? मशीन। जी, अब किसकी रह गई? डेप्रिसिएशन बिल्डिंग ऑन ओपनिंग 130 into 5%, 6.5। 6.5। जी, किन लोगों को समझ आ गई? तीनों डेफिनेशन कैलकुलेशन जरा हाथ पे कर दें। ओके, अब रिवर्स मेरे साथ चलना है आपने। ऊपर से चलेंगे तो 2.1 को क्या करना है? प्लस, लेकिन रिवर्स चल रहे हैं माइनस। बताएं, कैलकुलेटर पकड़े ना सारे। 5.9। ऊपर से चलेंगे तो 9.5 को और 5 को, लेकिन अगर रिवर्स चलेंगे तो लिखेंगे कैलकुलेटर पे 27 जमा 5 माइनस 9.5, 22.5। 26 माइनस 19.5। जी, 104।
ग्रैंड टोटल 550, ये कल चला जाएगा बैलेंस शीट के फेस पर। चलें ओवर।